आपका मेज़बान सईद काजी। नाज़रीन, कुछ खबरें और फिर इंतहाई मुअज़्ज़ज़ मेहमान और अहम शख्सियात हमें ज्वाइन करेंगी, मगर कुछ खबरें। ताजरों ने कहा है जनाब वज़ीर-ए-आज़म से कराची में कि जनाब ये मफ़ाहमत करें और ये जो PTI के चेयरमैन हैं इनसे बात करें। बात तो बड़ी अच्छी है और पॉजिटिव भी है, मगर बात ये है कि टू टेल द ट्रूथ किसके पास मैंडेट है उनसे बात करने का, और फिर एक ऐसे वक्त में कि जितनी बात की कोशिशें की जाती हैं या मुख्तलिफ हलकों से की गई हैं, अब तक उनका कोई रिस्पांस जो है उनकी तरफ से नहीं आया। कुछ मुतालबात आते हैं जिसमें वो कहते हैं जनाब पहले तो मेरे उनके मुताबिक जो इलेक्शन का रिज़ल्ट था उसको रेस्टोर करें और फिर उसके बाद हम बात कर लेंगे। तो ये क्या सिलसिला है, और फिर वो अहम बात मैं दोबारा री इन्फोर्स करता हूँ कि हु हैज़ द मैंडेट टू टॉक टू हिम फॉर सम मीनिंगफुल आउटकम। इस पे हम बात करेंगे। मखसूस नशिस्तें क्या वापस हो सकती हैं? KPK ने फिर कोर्ट को मूव किया है, अपीलें जो हैं वो दायर की हैं, तो क्या सिलसिला है? ये उन्हें रिलीफ तो मिलता रहा KPK की जो हाई कोर्ट है वहाँ से, मगर आगे फिर ज़ाहिर है एक सुप्रीम कोर्ट भी है और वो भी बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले करती है जो इत्तफाक से सूट नहीं करते जो PTI है, मगर ज़ाहिर है मेरिट भी होते होंगे। इसके अलावा नून लीग के आपस में इख्तलाफात के बारे में कुछ लोग कहते हैं नूरा कुश्ती है, कुछ लोगों की और ड्यूटी लगा दी गई है। जावेद लतीफ़ साहब की एक ज़बान बोल रहे हैं, जनाब राना सनाउल्लाह साहब एक ज़बान बोल रहे हैं, मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी अब इस कोरस में शामिल हो चुके हैं। और दूसरी तरफ वो है जिसे कहते हैं ना रनिंग हंटिंग विद द हाउंड एंड रनिंग विद हेयर वाली बात है कि जनाब हुकूमत के मज़े भी ले रहे हैं और जो है एक अपोजिशन भी खेल रहे हैं। ये पुराना खेल है। बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि देयर इज़ अ मेथड इन दिस मैडनेस, और ये कोई ऐसी कहानी नहीं है, ये बाकायदा से एक प्लान है, एक स्क्रिप्टेड अंदाज में अपने, क्योंकि उनके ख्याल में जो एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिया है वही बिकता है। और ये जो पिछले इलेक्शन में जो उनके साथ हुआ, हर चंद के सम हो उन्हें 2/3 मेजॉरिटी तो मिल ही गई, मगर कैसे मिली ये तारीख़ और ज़माना तो खैर देख ही रहा था। तो वो इस पर भी बात करें। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो सदर आए हैं जो ईरान के, तो जाहिर है कि आज हमने ख़ास तौर पर इस बात पर फोकस किया है कि जो सदर ईरान हैं वो ईरान को सबसे ज़्यादा ख़तरा अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन का है। हालांकि वो ये कह चुके हैं कि ये पुरअमन मकासद के लिए हैं, और हमारे यहाँ भी हमारा न्यूक्लियर भी जो है एसिड खटकता है उनके दिल में। मगर मुझे ज्वाइन किया है इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शख्सियत और वेटरन पॉलिटिशियन जनाब उस्मान कायरा साहब, रहनुमा पीपल्स पार्टी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम कायरा साहब। माई फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ये ताजरों ने तो एक बहुत अच्छी तजवीज़ दी है, आपकी पार्टी की तरफ से भी ये तजवीज़ आती रही कि इस इंतहाई पुराशोभ दौर में आए मिलजुल के बात कर लें, मगर डू यू थिंक कि जो PM हैं या नंबर 1 उनके पास क्या बात करने का मैंडेट है? यानी होना तो चाहिए, मगर क्या अमली तौर पर है? मैं रियाल पॉलिटिक की बात कर रहा हूँ। और दूसरी जानब जो रवैया PTI के चेयरमैन का है वो बज होते नज़र नहीं आते, तो क्या कोई बर्फ़ पिघलेगी और हम इस दौर से निकल सकेंगे? आगे कहानी कोई डेवलप होती नज़र आती है कायरा साहब? शुक्रिया काजी साहब। मेरी जमात ने तो आपके इल्म में है कि बहुत अरसे से इस बात का हमेशा तकाजा किया कि हमें डायलॉग का अमल जारी रखना चाहिए, डायलॉग का अमल खोलना चाहिए, लेकिन उसके जवाब में हमेशा खान साहब ने जो रवैया अख्तियार किया वो बड़ा हद तक आमेज़, बड़ा तकलीफ दे था। लेकिन आज भी हम समझते हैं कि वही एक बेहतरी का रास्ता है। डेमोक्रेसी में डायलॉग के बगैर आगे नहीं बढ़ा जा सकता। डेडलॉक्स तो डेमोक्रेसी को डीरेल करते हैं। सो खान साहब, लेकिन उनका मसला ये है कि उनका माइंडसेट ये बना हुआ है कि वो आज तक जो भी लड़ाई उन्होंने लड़ी है उस तसादम और लड़ाई और रस्साकशी की पॉलिटिक्स में उनको पॉपुलैरिटी मिली है, उनको विक्ट्री मिली है, और उसके नतीजे में वो आज भी उसको अपना बेहतर हथियार समझते हैं। ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के सीनियर एलिमेंट्स, मीडिया वाले, बाकी सारे दोस्त ये बार बार उन्हें कह रहे हैं और इस बात के ऊपर जोर दे रहे हैं कि इस वक्त एक नेशनल रिकंसिलिएशन की ज़रूरत है, इस वक्त एक मफाहमत की ज़रूरत है, और उसके बगैर चीज़ें आगे नहीं बढ़ सकती। लिहाजा अगर हम ये नहीं करेंगे तो चीज़ें स्टक अप हो जाएंगी। बड़ी अच्छी साहिब राय है, और वजीर आज़म के पास अगर इख्तियार नहीं है तो फिर किसके पास इख्तियार होगा? वजीर आज़म तो अथॉरिटी है। हाँ, जो आप जिस तरफ इशारा करते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि मुज़ाकराती अमल पे किसी को भी एतराज़ हो
लेकिन अब मेरी दानिश में, अल्लाह करे मैं गलत हूँ, मेरी दानिश में मुज़ाकरात के दरमियान अगर कोई रुकावट है तो वो इमरान खान साहब का रवैया और उनका पिछले कई सालों से हट धर्मी है। अब उनको इस बात का एक ऐलान तो करना पड़ेगा या करना चाहिए कि सियासी कुव्वतें आपस में अगर बात करना चाहें तो मैं बैठ के बात करने को तैयार हूँ, और डिक्टेट करके अपना एजेंडा ना दें, अपना जो जो आइटम्स है वो एजेंडे के अंदर शामिल कर लें, बाकी चीजें भी डिस्कस कर लें। अच्छा कायरा साहब, एक तो ये जो तजावीज़ आई हैं, बहुत बड़े टाइकून्स हैं, इस मुल्क की मैशत के लीवर्स को चलाने वाले लोग हैं, एक बात तो ये, और दूसरा ये कि आप जिस पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं उसकी जो यानी स्ट्रगल या उसकी जो प्रोसिक्यूशन होती रही है वो उसको दोबारा दोहराने की ज़रूरत नहीं है। एक बड़ा तकलीफ दह बाब है, अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मान लिया कि वो जो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ हुआ। मगर ये जो पिछले इस पार्टी के साथ भी जो हुआ, जिस तरीके से 2024 का इलेक्शन हुआ, अब जो इलेक्शन हुआ है, बड़ी अपेरेंट सामने बातें हैं, तो ये भी तो इसका अगर वो कोई अश्कशोई नहीं करते और खान साहब जो कहते हैं मेरा मैंडेट जो है वो वापस किया जाए, तो डू यू थिंक कि दिस इज एन अनरीजनेबल डिमांड ऑन हिज पार्ट? अच्छा काजी साहब, फर्ज करें मुबाहिसे के लिए उनकी ये बात मान ली जाए और उनके मैंडेट की वापसी की बात की जाए, तो कैसे होगा वापस? उसका तरीकाकार क्या होगा? इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन ट्रिब्यूनल या सुप्रीम कोर्ट? और अगर वो नहीं, वो रास्ता इख्तियार वो करके देख चुके, वहां रिलीफ वो कहते हमें नहीं मिला, तो फिर उनके पास रास्ता है पार्लिमान का। पार्लिमान के अंदर वो बाकी दीगर क़यादतों के साथ बैठने की कोशिश करेंगे तो रास्ता निकलेगा। अगर वो हठधर्मी के साथ ये कहते रहे तो ये नैरेटिव उनका बेचने की हद तक मार्केट में लोगों को अपने साथ जुड़े रखने के लिए तो काम करेगा, लेकिन वैसे तो रास्ता नहीं निकलेगा ना। रास्ता निकलने का कोई तरीका तय करना पड़ेगा। जो फॉर्मल वे है वो लीगल है, यानी इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स है या आला अदालतें हैं। और अगर दूसरी तरफ है तो फिर आपको पार्लिमान में आना पड़ेगा। तो पार्लिमान का रास्ता जो है वो तो सियासी जमातों के दरमियान आपस में डायलॉग का रास्ता है। उसके लिए अगर वो नहीं बैठेंगे तो रास्ता नहीं निकलेगा, बैठेंगे तो रास्ता निकल आएगा। अच्छा कायरा साहब, अब देखें ना, इस बयानी को स्ट्रेंथन करने में सरकार PMLN के ज़ुबैर उमर साहब जो हैं, या मोहम्मद ज़ुबैर साहब, वो कहते हैं जी कि सफाया हो गया था पंजाब में PMLN का और 40 से ज़्यादा इनकी सीटें नहीं थी टोटल। अच्छा, इसके बाद धांधली की का शोर जवेद लतीफ़ साहब भी कहते हैं जनाब हमारे साथ, उन्होंने तो वो बात कर दी कि शायद मैं TV पे रिप्रोड्यूस भी ना कर सकूं। उधर राना सनाउल्लाह साहब हैं। तो जब आपकी कोलिशन जो पार्टनर्स कह लूँ मैं टू से, हालांकि आप गवर्नमेंट में नहीं है बल्कि रियासती ओहदे हैं आपके पास, तो वो खुद इस बयानिए को रीइंफोर्स कर रहे हैं, तो वो फिर मामला और उलझ नहीं जाता? देखिए, आपको आपके इल्म में है कि मोहम्मद ज़ुबैर काफ़ी अरसे से जमात से नाराज़ है। आपको ये भी इल्म है कि जवेद लतीफ़ साहब भी नाराज़ ग्रुप में शामिल हैं, और आप भी उन्हीं के प्रोग्राम, उन्हीं के जो अल्फाज हैं उन्हीं को दोहराते हैं। हालांकि उनकी जमात की बाकी सारी क़यादत जो है वो इस मौक़िफ़ के साथ नहीं है। खाकान अब्बासी साहब की भी अगर बात डाल लें इसमें, वो तो उनके प्राइम मिनिस्टर भी उनके प्लेटफॉर्म से बने। खाकान अब्बासी साहब तो आपको जानते हैं ना कि वो तो अपनी जमात बना रहे हैं, वो तो मुस्लिम लीग को छोड़ चुके हैं। सो आप उनकी बातें छोड़ें। देखिए काजी साहब, एक बात, इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी यकीनन एक सवाल रही है, अब भी है। पाकिस्तान के बाकी इदारों की जो क्वालिटी ऑफ सर्विस है वो भी तो एक सवालिया निशान है। जिस तरह के बाकी इदारे काम कर रहे हैं, जिस तरह का समाज काम कर रहा है, उसी तरह का इलेक्शन कमीशन काम कर रहा है, उसी तरह की हमारे अदलिया काम कर रही है, उसी तरह का मीडिया काम कर रहा है। तो कैसे मुमकिन है कि आप एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को अल्टीमेट आइडियलिज्म के साथ खड़ा कर दें कि ये तो बिल्कुल मिसाली हो जाए और बाकी जो है वो ठीक अपनी जगह काम करते रहे? आप तो डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म को पढ़ने वाले आदमी हैं। जो एवोल्यूशन है और डायलेक्टिक्स है वो तो ये कहते हैं कि समाज ने ग्रो करना है और समाज ने गिरना है। तो समाज की इंडिकेशंस मुख्तलिफ सेक्शंस में होती हैं। ये भी उसी का एक हिस्सा है। हमारे इन दोस्तों को ये समझना होगा कि इनके दौर में भी यही होता था, और हमारे मुल्क के अंदर इंग्लैंड या अमेरिका या बाकी मुल्कों जैसे इलेक्शन कराना या उस तरह की शफाफियत आसानी से मुमकिन नहीं है। अच्छा कायरा साहब, लेकिन देखिए ये तो आपने दुरुस्त फरमाया कि ये लोग नाराज़ ग्रुप में आते हैं,
लेकिन मेरे ख्याल में अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो राना सनाउल्लाह साहब तो अब भी पंजाब के मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट हैं, और उन्होंने कहा कि जनाब मोहसिन नकवी साहब अगर चाहते उनकी मेहरबानी है तो वो पीएम भी बन सकते थे। तो मेरा सवाल अब डिफरेंट है, क्या ये वेल थॉट आउट प्लानिंग है कि एक तरफ आप हुकूमत खेलें और साथ जो है एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानियाँ जो कि मुबैना तौर पर बड़ा बिकता है, इज़ इट अ पार्ट ऑफ देयर, मैं एज अ पोलिटिकल लीडर या आप वेटरन जो एक वर्कर हैं उसके तौर पे पूछ रहा हूँ कि दिस इज़ अ मेथड इन दिस मैडनेस, देयर इज़ अ मेथड। काजी साहब, अगर इसको उस सवाल के तनाजुर में देखा जाए जो आपने रेज किया उस बैकग्राउंड से, तो फिर ये होगा कि जो इस वक्त प्रो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स हो रही है आपके सवाल के मुताबिक, तो प्रो एस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स करने वाले जो हैं वो डिस्क्रेडिट हो जाएंगे और एंटी एस्टेब्लिशमेंट काम करने वाले क्रेडिट वाले हो जाएंगे, वो फोर फ्रंट पे आ जाएंगे। तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि मियां नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, ये तो डिस्क्रेडिट हो गए क्योंकि ये तो इस वक्त हुकूमत में बैठे हैं, और ये डिस्क्रेडिट हो गए राना सनाउल्लाह साहब, जावेद लतीफ साहब या और कोई साथी, वो अगर क्रेडिट वाले हो गए तो क्या वो मेन स्ट्रीम लीडरशिप होंगे जो सारे वोट अट्रैक्ट कर लेंगे? तो ये लॉजिक मुझे समझ नहीं आती। अच्छा, दो बातों पर और भी आप प्लीज़ कर दीजिएगा, क्योंकि एक तो चेयरमैन अकाउंट्स कमेटी जो है वह हमेशा पोजीशन से आता है, लेकिन इस पे भी वो डिप्राइव किया जा रहा है। जो पीटीआई है उनकी 80 सीटें तो थी, भले आज़ाद वो जीत कर आए अब उनकी। और दूसरा, अगर कोई फैसला आता है जो केपीके हाई कोर्ट है तो उसके बाद क्या सिचुएशन डेवलप होगी? डू यू सी पीटीआई गेटिंग एनी रिलीफ कि भाई इसको कहीं मेन स्ट्रीम में डाल के कहानी को आगे बढ़ाया जाए और उन इश्यूज़ की तरफ जाएं जो हमारी एग्जिस्टेंस को थ्रेटन कर रहे हैं, लाइक इकोनॉमी? देखिए, पेशावर हाई कोर्ट ने तो ये जो सीटों का फैसला है ये कर दिया है, उसी के फैसले के मुताबिक ये सीटें तकसीम भी हुई है। दूसरी बात, जो बुनियादी है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इशू, काजी साहब, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी किसी कानून के तहत नहीं है, ये कुछ अरसे के लिए एक रवायत बनी और हम ही ने डाली थी। ये पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ था कि हमने अपोजिशन लीडर को ये दिया, फिर हमारे बंदे को, हमारे लीडर को भी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बनाया गया। उसके बाद फिर ये ऑफ एंड ऑन कभी बना दिया, कभी नहीं बनाया। ये कोई परमानेंट ट्रेडिशन भी नहीं है और कानून तो बिल्कुल ही नहीं। हाँ, ये सीओडी के अंदर इसका जिक्र जरूर हुआ था, लेकिन काजी साहब एक प्रॉब्लम ये भी होता है कि जब आप हुकूमत में बैठे होते हैं, फैसले भी होती हैं, मैं उससे इनकार नहीं करता, कुछ फैसले आपको वो भी करने पड़ते हैं जो शायद मुकम्मल तौर पे जिस तरह आप उसको देखना चाह रहे हैं उस तरह ना हो। लेकिन ये भी जरा गौर कीजिए कि हमारे मुल्क के अंदर पहले ही इस वक्त रस्साकशी का आलम यह है कि अनसर्टेनिटी है, ब्यूरोक्रेसी जो है वो फैसले करने को तैयार नहीं है कि नैब और FIA का जो हथियार है वो उनके सर पर मंडलाता रहता है, और जो बंदा रिटायर भी हो जाता है उसको भी बुला लिया जाता है। इसलिए जो काम सेक्शन अफसर किया करता था, अब वो सेक्रेटरी लेवल पे भी नहीं बल्कि कैबिनेट के लेवल पे जाके डिसीजन होते हैं, जिससे बहुत डिले होती है और फैसला साजी में, और फैसले नहीं हो रहे। इसीलिए शायद SIFC बनाने का एक वजह ये भी बनी कि क्विक डिसीजन मेकिंग हो जाए। अब उसमें अगर आप इस माहौल के अंदर जिस तरह PTI ने जो नाम भी तजवीज़ किया, उस नाम के साथ वहां जाके बैठेंगे तो जो ब्यूरोक्रेसी का हाल होगा, क्या काम हो सकेंगे, क्या डिसीजन मेकिंग हो सकेगी बेहतर, ये भी देखना होगा हुकूमत को। लेकिन बहरहाल आपको नई ट्रेडिशंस डाल के ये रवैया डालना चाहिए कि अपोजिशन के हाथ में आपका एहतसाब जो है वो हो, ये बात मुनासिब है। अच्छा कायरा साहब, इस मुल्क में पोस्ट इंडिपेंडेंस जितनी बड़ी तहरीकें चली हैं, 68, 69 की हो, MRD की तहरीक हो, 1986 की में बेनज़ीर भुट्टो शहीद की आमद की तहरीक हो, या उसके बाद 2007 में जब वो तशरीफ़ लाई, अब एक दो तहरीकें और करवट ले रही हैं। एक तो किसानों के जो इस दफ़ा गंदम ख़रीदने का मामला है, वो बैंकों से पैसे जब तक नहीं मिलते हम ख़रीद नहीं पाएंगे, वो सड़कों पर आने को तैयार है, वो कीमत से मुतमिन नहीं है क्योंकि वो उनकी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कवर नहीं करती। और उधर जो मुलाजमीन है वो भी तहरीकों की तरफ बढ़ रहे हैं। आप हुकूमत का हिस्सा हैं और वर्किंग क्लास को रिप्रेजेंट करती रही है PPP, और शायद वाहिद पार्टी PPP ही रही है। तो अब इस सिचुएशन में आप गवर्नमेंट के साथ हैं, मगर आपका क्या रद्द अमल होगा और लाहे अमल होगा इस हवाले से? काजी साहब देखिए,
ये बात शायद इस तरह अब आपके सवाल के जवाब में मुझे कहनी पड़ गई, मेरा दिल तो नहीं करता कि इस तरह की बात की जाए, लेकिन ये फरमाइए कि हमने इस मुल्क के मजदूरों को हमेशा महफूज करने की कोशिश की, उनके हकूक देने की कोशिश की, तनख्वाहदार तबके को हकूक देने की कोशिश की, मजदूरों को कवानीन बना के उनके इदारे खड़े करके उनके हकूक देने की कोशिश की। मुकम्मल तौर पे नहीं दे पाए, लेकिन बाकी सबसे कहीं आगे जाके दी। इस मुल्क के किसान को हमेशा फसलों की कीमत दी, उसको तहफ़्फ़ुज़ दिया। उसके जवाब में किस किस्म की हुकूमतों को सपोर्ट किया गया? अब अगर कोई जमात किसी एक सेक्शन को सपोर्ट तो करती है, लेकिन उसको इलेक्टोरल सपोर्ट नहीं मिलती, तो फिर वो देखती तो है ना कि मैंने वोट कहाँ से लेना है। मेरे जवाब का मतलब ये कतई नहीं है कि हम कोई अपने मजदूर या अपने किसान के खिलाफ है। किसान के साथ बहुत बड़ी ज्यादती है। ये जो पिछले दिनों गंदम के टेकर गवर्नमेंट के दौर में इंपोर्ट हुई, उस पर एक सवाल उठा है, उसका फौरी तौर पे फैसला होना चाहिए, उसकी इंक्वायरी जल्द तय हो जानी चाहिए। लेकिन किसानों को गंदम के पैसे देने चाहिए, उनसे गंदम खरीदनी चाहिए, भले वो सस्ते दामों एक्सपोर्ट हो जाए, भले वो खरीदी हुई गंदम आप जानवरों को डालें, नुकसान करें, लेकिन किसान का नुकसान ना होने दें। आज अगर किसान का नुकसान हुआ, वो अगली फसल काश्त नहीं करेगा, और सारे किसानों के पास इतनी कुशन नहीं होते कि वो जो इस तरह के फैसले जो है उसको बर्दाश्त कर सके। सो मैं ये समझता हूँ कि किसानों को सपोर्ट करनी चाहिए, लेकिन आपके प्रोग्राम के तोफ़ैल ये भी कहना चाहता हूँ तनख्वाहदारों से भी, किसानों से भी, कि फिर जो आपका ख्याल रखता है उसके बारे में भी कुछ सोचा करें। कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वेरी कंट्रीब्यूशन टू आवर शो। आप हमें एनलाइटन करते हैं, मगर बड़े सवाल हैं, बड़े क्वेश्चंस हैं, बड़े चीज़ें खुल के सामने आ रही हैं, और जो हैं मुख्तलिफ़ तबकात जो हैं, मेहनतकश हों, किसान हों, एक ट्यूमल्ट है, एक इज़्तिराब है, तो इनसे डील तो करना पड़ेगा। और ज़ाहिर है वोटों का जो मामला और नाराज़गी वो अपनी जगह पर, मगर फिर अगर हम उनके लिए डिलीवर करेंगे तो वो वोट तो हमें देंगे ही। बहरहाल ये मसाइल तो हल करने हैं, हुकूमत में रह के। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो देखते हैं कि मुस्लिम लीग नून में क्या हो रहा है, और ये आपस में क्या जो बयानिया है, ये बयानिया कोई तयशुदा स्क्रिप्ट है या कुछ और। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, हमें मुस्लिम लीग नून के मरकज़ी रहनुमा जनाब जनरल रिटायर्ड अब्दुल क़य्यूम साहब ने ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें वक्त दिया। जनरल साहब, दो बातों पे मैं बात करूंगा। आज पीएम साहब कराची में थे, तो वहाँ पर जो बड़े बिजनेस क्या कह लें, लीडर्स कह लें, उन्होंने कहा जी कि मफाहमत की तरफ जाएँ, और ख़ास तौर पर उन्होंने अपोजिशन या जो पीटीआई है उससे भी बात करने का मशवरा दिया इनको, पीएम साहब को। तो डू यू थिंक कि इट मे बेयर सम फ्रूट्स, और कोई एक इतने बड़े क्राइसिस में से हम मिलजुल के ही निकल सकते हैं? तो डू यू सी एनी लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, जनरल साहब? जी देखिए, जो प्राइम मिनिस्टर का विजिट था और उनका जो इंटरेक्शन बिजनेस कम्युनिटी से हुआ, वो बड़ा अच्छा था, बड़ा फ्रूटफुल था, बड़े अच्छी सजेशंस दी। मैं जो है आरिफ साहब से का भी बात सुन रहा था, और बहुत से लोगों ने बहुत कुछ किया, और जो उनकी सजेशन है मफाहमत की, ये भी बड़ी अच्छी काबिल तारीफ और एक सजेशन है। और आपको याद होगा कई साहब कि यही बात प्राइम मिनिस्टर ने पहले ही अपने एड्रेस में पार्लियामेंट में कहा था कि मिसाके मईशत भी करते हैं, मिसाके मफाहमत भी करते हैं, लेकिन आपको पता ना, ताली दोनों हाथों से बजती है। ये हर मुहिब वतन पाकिस्तानी ये चाहेगा कि आपस में मिलजुल के, और आपकी जो पॉलिटिकल डिफरेंसेस हैं वो हों, लेकिन सर्टन पॉलिसीज के ऊपर, मसलन प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी है, मसलन सी पैक की पॉलिसी है, मसलन न्यूक्लियर एज ए डिटरेंस की पॉलिसी है, मसलन कश्मीर की पॉलिसी है, आपकी इकोनॉमिक्स के जो दूर रस जब तक पॉलिसीज आप नहीं बनाएं और कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी नहीं होगी, ताकि अब हम एक मिल के कमेटीज लेवल के ऊपर बड़ा काम होता है। मैं सेनेट में खुद रहा, सेनेट की कमेटीज में, नेशनल असेंबली की कमेटीज में, और उसमें कोई ये नहीं होता ये किस पार्टी की कमेटी है, प्रेसिडेंट कोई भी हो, सारी जमातों के लोग होते हैं, और अगर उनकी रिकमेंडेशन आए और हाउस अप्रूव करे, और हम एक इकोनॉमिक पॉलिसी बनाएं और कहें इसको अभी कोई नहीं छेड़ेगा और ये चलेगी कोई भी हुकूमत आ जाए,
तो मेरे ख्याल में फिर जो महातीर मोहम्मद ने किया ना मलेशिया के अंदर, इतना लंबा टेन्योर करके पॉलिसी कंटिन्यू रही तो कुछ फ्रूटफुल होगा। तो मेरे ख्याल है गुड सजेशन बाय द बिजनेस कम्युनिटी, एंड आई एम श्योर प्राइम मिनिस्टर विल बेंड बैकवर्ड कि इसको आगे ले जाया जाए। लेकिन इट डिपेंड्स के तहरीक इंसाफ की क़यादत का रवैया क्या है और उनके एटीट्यूड में क्या चेंज आती है। अच्छा, मैं कुछ आपको एक शॉर्ट सुनवाना चाहता हूँ। कुछ लोग हैं जो मुस्लिम लीग नून से अभी तक कुल्ली तौर पर अलहदा नहीं हुए, लेकिन कुछ वो बयानात ऐसे दे रहे हैं ये जो कि मेरे ख्याल में उसको और स्ट्रेंथन करते हैं पीटीआई के बयानिए को। मैं पहले मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो है उनका मैं आपको एक शॉर्ट सुनवाता हूँ और फिर उसका टेक लेता हूँ आपसे। जी सुनाइए। अच्छा जनरल साहब, अब कमिंग फ्राम मोहम्मद ज़ुबैर साहब, और जबकि उनकी गवर्नमेंट भी इन प्लेस है, अभी उन्होंने फार्मली पार्टी छोड़ी भी नहीं है, नाराज़गी उनकी अपनी जगह पे, फिर इसी तरह तो ये बयानात क्या फर्दर एक इन्फ्लेम नहीं करेंगे जो पीटीआई का बयानिया है, जो हम चाहते हैं कि भाई आपस में मिल के हम बैठें? जनरल साहब यार देखें, बात यह है कि ये बातें सारी हवा में बातें हैं ना। हाउ कैन वन से कि इनकी 40 सीटें हैं या 50 सीटें हैं या 100 सीटें हैं, उसको यू हैव टू सब्सटेंशिएट विद रीजंस, और उसके लिए आपके अदारे हैं जिन्होंने देखना है। तो देखें, पार्टी के साथ रहना या पार्टी से थोड़ा डिफरेंस करना ये तो एक अलग बात है, लेकिन मेरे ख्याल में हमें उस रो में बैठ के कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिसको हमारे पास सबूत कोई ना हो। तो लेकिन आफ्टर हैविंग सेड दैट, मैं ये कहता हूँ, मैंने हमेशा ये कहा है कि अगर किसी हल्के पे भी कोई शक है और उसका एक तरीका दिया हुआ और कोई उसका तरीका नहीं कि गली महल्ले में बैठ के आपने कोई फैसला करना है, इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स हैं, कोर्ट्स हैं, और उसके अंदर फैसले हो रहे हैं। हम मुस्लिम लीग नून ने 2 सीटें नेशनल असेंबली की लूज की हैं, कुछ अभी बाई इलेक्शन में कोई उन्होंने गेन भी किया है। तो मेरा ख्याल में ये बात कहना कि नून की पोजीशन नहीं है पंजाब में, मेरे ख्याल है ये हकीकत से एक दूरी की बात है। या ये कहें कि तारीख इंसाफ की पोजीशन केपी में नहीं है, ये भी एक गलत बात है। तो आई थिंक हमें हकायक पे चलना चाहिए, और हकायक इसके बरक्स है। पार्टियां ऊपर नीचे जाती हैं। आपको याद हो काजी साहब के एक दफ़ा जब पीपल पार्टी का पूरे पंजाब के अंदर नेशनल असेंबली में बिल्कुल मार्जिनाइज किस्म की रह गई, लेकिन बेनज़ीर भुट्टो ने अपना वो नई हिम्मत हारी और अपना वो एफर्ट करती रही, और उसके बाद फिर आपने देखा दोबारा वो हुकूमत बनाने की पोजीशन में आ गई। तो अभी मुस्लिम लीग नून के अंदर अगर कुछ इरोजन हुआ भी है ना, जिसकी हम तवक्को कर रहे थे कि हमें ज्यादा 2/3 मेजॉरिटी मिलनी चाहिए, वो तो उसके ऊपर आई एम श्योर कि जो पार्टी के इतने तजर्बाकार लीडरशिप है, नवाज शरीफ साहब उसके पीछे हैं, और इनकी जड़ें हैं पूरी सूबों में भी है, बाकी जगहों के ऊपर है, कश्मीर के अंदर भी है, गिलगित बल्तिस्तान में भी है। तो मेरे ख्याल में वो इस पे कुछ स्ट्रेटेजी बनाएंगे। हर पॉलिटिकल पार्टी का ये राइट बनता है, और उसको करके उसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और फिर हम यही ख्वाहिश करते हैं कि ट्रांसपेरेंट इलेक्शन हो, जो पार्टी जीते वो हुकूमत बनाए, नहीं है तो कोलेशन बनाए, जो कि एक अनफॉर्चुनेट होता है बिकॉज कोलेशन गवर्नमेंट में ब्लैकमेलिंग भी होती है, मसाइल हुकूमत वीक हो तो वो इतनी पोटेंट नहीं होती। अच्छा, लेकिन जनरल साहब, नवाज शरीफ साहब अनक्वेश्चनड लीडर हैं आज भी PMLN के, भले वो इस वक्त PM नहीं है, या इवन उनके पास जो अपेक्स अहदा है उसका नहीं है पार्टी का, मगर वो एक कायद के तौर पर तो हैं। तो आप क्या समझते हैं कि ये राना जावेद लतीफ़ साहब, राना सनाउल्लाह साहब, मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं, ये इस किसी डिसिप्लिन में अब नहीं रहे, या ये पार्टी मतलब है कि या उनकी तरफ से इन्हें कोई रोकने वाला नहीं है, या ये इनको कोई खुली छूट है? कैसे, क्योंकि आप तो एक मुतदिल आदमी हैं और हमेशा नाप तोल के बात करते हैं, तो क्या व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? देखिए, पहली बात तो ये है कि ये सारे जो लीडर हैं इनकी बड़ी खिदमात है मुस्लिम लीग नून के लिए, और इन्होंने बहुत डेडिकेशन के साथ अपने तौर पे जमात को आगे करने की कोशिश की है। अभी अनफॉर्चुनेटली आप अगर इक़्तिदार में ना आए या ना रहें, तो फिर भी आपको सोच समझ के ये देखना होता है कि देखें, हमारे ज़ाती मफादात की बात नहीं है, पार्टी है, और पार्टी के मफादात से भी ऊपर उठ के मुल्क के मफादात है। तो जब हम पार्टी को मजबूत करते हैं तो आप समझते हैं कि आप मुल्की मफाद में पार्टी को यकजा रखना चाहते हैं। तो अभी जावेद लतीफ़ साहब ने कुछ बातें की, कितने करोड़ गए, वो आई थिंक उनके पास प्रूफ होना चाहिए
और ये चीज़ आप अपनी पहले पार्टी के अंदर बताएं और फिर उसको ऊपर लेके जाएं। राना सनाउल्लाह साहब ने बिल्कुल अपने तौर पे ठीक बात की। उन्होंने कहा था कि ये चीज़ें ठीक नहीं है, हम अगर आ रहे हैं तो हमें हार माननी चाहिए, और यही उन्होंने कहा। तो मेरे ख्याल में इसमें कोई इतनी ज़्यादा इसकी अहमियत नहीं है, लेकिन ये बात मैं बिल्कुल समझता हूँ कि आप एक बड़े प्रोफेशनल सहाफ़ी हैं और आप ये समझते हैं कि ये चीज़ें जो है पार्टी की इमेज को थोड़ा डिस्टार्ट करती हैं और ये चीज़ें पार्टी के अंदर कहनी चाहिए। अच्छा जल साहब, बिला वजह कुछ ऐसी खाक उड़ाई जाती है जो चीज़ें सेटल हो जाती हैं। मिसाल के तौर पर कल फिर एक हुआ कि जी वो कुरान पाक पे कहा, शामी साहब को मिले जो हैं जनरल बाजवा साहब कि जनाब ना तो मैं मियाँ साहब के बाहर जाने में मेरा कोई हाथ था, ना मैंने इनसे एक्सटेंशन मांगी थी, जबकि वज़ीर दफ़ा जो हैं जनाब ख्वाजा आसिफ साहब। तो वाई दीज काइंड ऑफ कंट्रोवर्सीज आर केप्ट अलाइव? इससे क्या है एक ऐसे दौर में जो हम सब मानते हैं बड़ा पूरा शोभ है, तो ये कंट्रोवर्सीज को क्या दोबारा से दोहराना या इसमें इंडल्ज होना ज़रूरी है या क्यों खाक उड़ाई जाती है? जल साहब, मेरे ख्याल में ये अनवारंटेड है। आप बिल्कुल ठीक फील करते हैं कि आप देखें, तारीख जो है ना, मुअर्रिख जब तारीख लिखेगा तो वो हकायक को सामने लेके आएगा और वो हकायक सब पे वाज़ेह है कि कौन किस तरह क्या हुआ। अभी इसमें कोई मुलल्ला है या कोई किसी किस्म का कन्फ्यूजन है कि नवाज शरीफ की हुकूमत को गैर आईनी तरीकों से हमने पुश करके, तो हमने वी मेड अप आवर माइंड कि उसको हटा दें और वो हटाया गया। इसमें तो कोई दलील ऐसी नहीं है और इसमें भी कोई डाउट नहीं है कि इमरान खान साहब की जो हुकूमत निकली है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल वे से निकली है। जो इनकी यकजुम्बिश करम से नवाज शरीफ साहब को फिर अरेस्ट हुए, फिर उसको ऊपर सुपरवाइजरी में सुप्रीम कोर्ट का जज लगाया, JIT हुई, हैंड कफ किया, बेटी को पकड़ो, सारों को पकड़ो, वो एक अलग मनाजर है। इसमें किसकी कितनी इन्वॉल्वमेंट थी, ये मेरे ख्याल में तारीख के अवराक के अंदर ये बड़ी क्लियरली आएगी। तो इसलिए ना भी कसमें खाने की जरूरत है, ना इन चीजों को हाईलाइट करने की जरूरत है। लेट इट गो। अभी एक हुकूमत बन गई है, 5 साल के लिए है, खुदा के करम से इन्होंने अच्छा एक स्टार्ट लिया है और आप देखें कि बैनुल अक़वामी सतह के इनके ऊपर पजीराई हो रही है। सऊदी अरेबिया का एक डेलीगेशन हाई लेवल का फॉरेन मिनिस्टर के नीचे पहले आया है। अभी आज प्राइम मिनिस्टर कह रहे थे कि और बिजनेस का एक डेलीगेशन आने वाला है। ईरान का बहुत अच्छा एक विजिट हो गया है। नवाज शरीफ साहब है वो चाइना के साथ भी अपने तौर पे बैक डोर में अपनी एफर्ट करेंगे, लेकिन फॉरेन मिनिस्टर भी उधर जा रहे हैं। इसी निजी दौरा है जल साहब, उनका निजी दौरा है या कोई ज़ाहिर है पंजाब में भी गवर्नमेंट है उनकी पार्टी की, सेंटर में भी, तो इसको हम सरकारी समझें या निजी समझें? देखिए, ये जहां तक तो उनका अपना है वो तो निजी होगा, लेकिन चाइना की गवर्नमेंट किसी को भी इनवाइट कर सकती है। मैं अभी फॉर एग्जांपल हुकूमत में तो नहीं हूं और मैं पाकिस्तान चाइना बिजनेस फोरम को चलाता हूं, उसका चीफ पैटर्न हूं। तो उनके फॉरेन ऑफिस ने पीछे मुझे इनवाइट किया और वहां उन्होंने अपना सारी इंडस्ट्री और वो वगैरह दिखाई, तो वो बुला सकते हैं। दूसरा, नवाज शरीफ साहब की एक खास इक्वेशन है प्रेसिडेंट शी के साथ और उनकी लीडरशिप के साथ। प्रेसिडेंट शी ने ये कहा था जब ये CPEC साइन हुआ, और नवाज शरीफ साहब ने मुझे खुद भी बताया था कि उन्होंने कहा था कि मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, दिस इज माय पर्सनल गिफ्ट फॉर यू। उनका एक कॉन्फिडेंस है कि ये आगे चलाएंगे। तो आई एम श्योर शहबाज शरीफ को भी वो शहबाज स्पीड कहते हैं, तो वो समझते हैं कि CPEC जिसमें पाकिस्तान का तो बहुत ज्यादा फायदा है, लेकिन चाइना का भी एक स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है, इकोनॉमिकली भी और वैसे भी उनको एक्सेस मिलती है गल्फ स्टेट्स को, और वो तो आई थिंक कि उसको हम आगे लेके जाना चाहते हैं। तो ये दौरे दे आर गुड, हमारे हुकूमती सफ्ता भी हो और बैक चैनल को भी हमें एक्टिवेट करना चाहिए ताकि दोस्तों में इजाफा हो और कॉन्फिडेंस बिल्ड करें और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर हमारा एक इमेज बेटर हो। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि स्टॉक मार्केट का भी बेहतर हो रहा है, कुछ इन्होंने रुपए को भी होल्ड किया हुआ है, कुछ इनका वो डेफिसिट को भी कंट्रोल किया गया है। अभी बिजनेस कम्युनिटी को कहा है प्राइम मिनिस्टर ने कि ओपन चेक है, आपकी हर बात हम मानेंगे, बैठ के आप सिर्फ एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ जो है उसको बढ़ाएं। तो अल्लाह ताला करे कि विद द पैसेज ऑफ टाइम, फिर फॉरेन उसको मैंने फाइनेंस मिनिस्टर को सुन रहा था, वो कह रहे थे कि जून जुलाई तक हमारे करीबन $10 बिलियन तक हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स होंगे। तो ही वाज कॉन्फिडेंट। IMF के साथ बातचीत चल रही है, तो ये मुल्क के मफाद में है ना। अनफॉर्चुनेटली जो लोग हुकूमत में होते हैं वो तो आगे लेके जाना चाहते हैं,
लेकिन जो अपोजिशन में होते हैं दे ऑलवेज वेट फॉर ए बैड न्यूज। मेरे ख्याल में उन्हें भी कोशिश करनी चाहिए, अपोजिशन की भी कोशिश करनी चाहिए, उन्होंने भी ऐसी पोजीशन करनी है, फिर हुकूमत भी करनी है। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें वक्त दिया। हम आखिरी मौजू की तरफ आ रहे हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि दौरा जो था ईरानी सदर का, तो जाहिर है हम भी खटकते हैं इसराइल को, और जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उसका जो भी है, जितना भी है ईरान का, वो भी खटकता है। ये दौरा इस पे हम थोड़ा अपना, क्योंकि वाइंड अप हो गया, इस पे देखेंगे, क्योंकि हम जरूरत तो नहीं कर सकते वो कि हमारे और पाकिस्तान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन बहुत महफूज हैं, बड़े महफूज हाथों में हैं, मगर उनकी इंटेंशंस क्या हैं, और ये दौरा इस ज़मन में तो नहीं था बज़ाहिर, मगर ये मामला क्या है, इस पर हमारे साथ होंगे एक अहम तजिया निगार हमारे साथ रही, इस पर गुफ्तगू। वेलकम बैक। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ तजिया निगार, एंकर और बैनुल-अक़वामी अमूर पर गहरी निगाह जनाब कामरान यूसुफ साहब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया कामरान साहब। मैं इसी हवाले से, ये जो कंक्लूड हुआ है दौरा ईरानी प्रेसिडेंट का, इस हवाले से बहुत सी बातें हुई, कोई अलामिया तो ऐसा नहीं था जिसमें कोई कंक्रीट बात नज़र आई हो, MOUs वगैरह साइन हुए हैं। अलबत्ता हमें ये जो धमकियां ज़रूर आती रही, आज उनके नायब तर्जमान ने भी, अमेरिका ने कहा, मगर ये फरमाइए कि जो बुनियादी कंसर्न है वो ये है कि इजराइल का टारगेट जो है, कहा यह जाता है वो ईरान की जो न्यूक्लियर तनसीबात हैं, क्या ये बात दुरुस्त है कि उसका असल टारगेट जो है यही है, और इसीलिए वो कोई प्रीटेक्स्ट जो है वो पैदा करने की कोशिश कर रहा है इजराइल? कामरान यूसुफ साहब, आई थिंक इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं है, ये एक ओपन सीक्रेट है कि इजराइल को ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हमेशा से खटकता है। तो ये भी बात हमें माननी चाहिए कि ईरान ने कभी भी पब्लिकली ये एडमिट नहीं किया कि जो उनका न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो जौहरी हथियार बनाना चाहते हैं। वो तो कहते हैं उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो तो फॉर पीसफुल पर्पसेज है, और इवन इसके हवाले से जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनका फतवा भी मौजूद है कि जौहरी हथियार बनाना जो है वो गैर इस्लामी है। लेकिन इजराइल और जो बाकी मगरबी ताकतें हैं, अमेरिका, वो स्टिल समझते हैं कि ईरान का अल्टीमेट जो एम्बिशन है वो न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को डेवलप करना है। तो इसलिए ये एक ओपन सीक्रेट है कि इजराइल जो है वो ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, बेशक वो बज़ाहिर ईरान कहता है कि सिविल पर्पसेस के लिए, अपने लिए एक सिक्योरिटी थ्रेट समझता है, और अगर कभी भी उसको मौका मिला और ईरान की जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस है उसको उसने टारगेट करने की कोशिश की, तो ये कोई अचंभे की बात नहीं होगी। माजी में अगर आप देखें तो कम से कम 6 ईरान के हाई प्रोफाइल जो न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे उनको क्लैंडस्टाइन ऑपरेशंस में इजराइल और उनकी जो खुफिया एजेंसी मुसाद है उन्होंने असैसिनेट भी किया है। तो क्लियरली इजराइल जो है वो इस मौके की तलाश में है कि जब वो ईरान के जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस हैं उनको अटैक कर सके। अच्छा कामरान साहब, कितने वल्नरेबल हो सकते हैं, एक तो ये फरमाइएगा, और दूसरा ये कि फिर ये अगर ये रिवायत डलती है तो जो अगला वो जो मैं खटकता हूँ दिल यज़दा में कांटे की तरह, हम तो धमाके भी कर चुके हैं, तो क्या ये फिर हमें भी इस बारे में ज़रा हर चंद के बहुत महफूज हैं हमारे जो एटमी हथियार हैं, और इधर शायद वो जुर्रत ना करे जो हमारे पास कैपेबिलिटी मौजूद है और जो हमारी रीच है, बट उनकी जो नीयत है उस ज़मन में हमें भी ज़रा चौकस रहने की ज़रूरत होगी। आई थिंक बिल्कुल वो आपने बात ठीक की कि जो आपके एडवर्सरीज होते हैं उसकी कैपेबिलिटी नहीं, उसकी इंटेंशन देखी जाती है। तो कहीं ना कहीं ऑफ कोर्स जो इजराइल है, अगर पाकिस्तान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम है उसकी आइडियल सिचुएशन तो यही है, इंटेंशन यही होगी कि ये न्यूक्लियर प्रोग्राम ना रहे। लेकिन ऑफ कोर्स आप कंपेयर नहीं कर सकते ईरान के साथ, हमारा उस तरीके से दो के इजराइल के साथ कोई डिप्लोमेटिक रिलेशंस तो नहीं है, लेकिन उस तरीके की डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन भी नहीं है। और इवन अगर आप ईरान इजराइल की कॉन्फ्रंटेशन भी देखें कि जो हालिया तनाज़ा है उससे एक लेसन अगर आप ड्रॉ करें, मसलन जब ईरान ने जवाबी कार्रवाई की जो उनके कॉन्सुलेट के ऊपर डोमेस्टिक्स में हमला किया था इजराइल ने, 330 के करीब ड्रोन्स, मिसाइल, बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल्स भेजे, उसके बाद जो जवाबी कार्रवाई इजराइल ने की, दो के पब्लिकली अभी तक उन्होंने एडमिट नहीं किया, 2-3 ड्रोन्स भेजे, उनको इंटरसेप्ट कर लिया,
वो बहुत से लोगों के लिए हैरानकुन भी था, क्योंकि उनका ख्याल था कि जो इसराइल के पास एक मिलिट्री पावर है वो ईरान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा फॉर्मिडेबल है, और अगर इसराइल ईरान के ऊपर हमला करेगा तो ईरान के पास उस तरीके का दिफाई निज़ाम भी नहीं है, वो तो बिल्कुल एक मैसिवली डिस्ट्रक्शन उनके लिए होगी। लेकिन इसराइल ने जो जवाबी कार्रवाई की, शायद ऑप्टिक्स के लिए, अपने अवाम को दिखाने के लिए, वो एक ऐसी वाजिबी किस्म की कार्रवाई थी जिससे आप दो नतीजे अखज़ कर सकते हैं। एक, क्योंकि अमेरिका वाज़े कह चुका था कि आप इसराइल कि वो जो ईरान ने जवाबी कार्रवाई की है, आपने बेशतर मिसाइल इंटरसेप्ट करनी है, एज अ विक्ट्री उसको आप ले लें, फर्दर कार्रवाई ना करें, क्योंकि उससे पूरा खित्ता जो है जंग की लपेट में आ जाएगा और हम आपका साथ नहीं देंगे। तो एक वजह ये हो सकती है कि इसराइल ने इसलिए एक बड़ी कार्रवाई नहीं की। दूसरी वजह ये है कि इसराइल जेन्युइनली, आई थिंक, उसको ये थ्रेट थी कि अगर वाकई वो मैसिवली कोई अटैक करते हैं ईरान के ऊपर, तो ईरान ने वो जो पुरानी एक रवायत जिसको तोड़ दिया कि आप कार्रवाई करते रहे हमारे खिलाफ, हम बराह रास्त आपके खिलाफ हमला नहीं करेंगे, तो ईरान की तरफ से अगर मैसिव जवाब आएगा तो उससे फिर इसराइल की जो एक वो कहते हैं ना कि इनविंसिबिलिटी जो इसे कहते हैं कि वो नाकाबिले तस्खीर हैं, तो कहीं वो वाला जो उनका एक मिथ है वो चैलेंज ना हो जाए। तो अगर ईरान के मामले में इसराइल ने इतनी एहतियात बरती है, तो पाकिस्तान तो एक डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर वेपन्स है, पाकिस्तान का जो मिसाइल प्रोग्राम है वो बड़ा एडवांस है, न्यूक्लियर जो प्रोग्राम है वो भी बड़ा एडवांस है। तो आई डोंट थिंक सो कि अगर पाकिस्तान के ऊपर बात आएगी तो इसराइल इस तरह की कार्रवाई करने का कोर्स सोच सकता है। हाँ, ये होगा तो बहुत ही एक यानी, लेकिन एक जो एक सोच आती है, ये जो हम तज्जिए देखते हैं हर चंद के हमारे ऊपर सैंक्शंस नहीं हैं और हम वेस्टर्न ब्लॉक के साथ ही है हमारा जो सारा डिप्लोमेटिक हमारे जो लिंक्स हैं, लेकिन ये एक बात जो हमें ईरान के साथ जोड़ती है वो ये है कि उनका चलें हाफ हार्टेडली या किसी हद तक है या नीम न्यूक्लियर प्रोग्राम है, या वो कहते हैं कि वो अभी बम नहीं बनाएंगे लेकिन कैपेबिलिटी मुबैना तौर पर कहा जाता है, मगर ये बात हमें जोड़ती तो है ये दो चीज़ें जो हमारा एक कॉमन फो जो है इजराइल, और फिर वो इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेट भी है, हम तो उसे रोग स्टेट भी समझते हैं, किसी के काबू में भी नहीं है। तो ये क्या इज कैन देयर बी सम कॉमन ग्राउंड बिटवीन पाकिस्तान एंड ईरान विज़ दिस इशू? देखिए, कॉमन इशू आपको पता है कि माजी में भी पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं कि जो पाकिस्तान जो अपना न्यूक्लियर जो टेक्नोलॉजी है या प्रोग्राम है वो एक्सचेंज करता रहा है, मिसाइल प्रोग्राम विद ईरान, नॉर्थ कोरिया, लिबिया, ये इल्ज़ामात लगते रहे हैं। तो ये बात तो है कि मगरब के अंदर, इसराइल के अंदर कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो खटकता तो है। अगर ईरान तो कि अगेन वो कहता है कि हम तो कोई एटम बम नहीं बना रहे, स्टिल मगरब कहता है कि नहीं, हमें ये खदशा है कि वो बम बनाएंगे। तो असल इशू ये है कि जो मगरब है, अमेरिका, यूरोपियन ताकतें और इसराइल जो है वो अपनी अजादारी कायम रखना चाहता है। आपको पता है कि अगर जिस तरह आप इसराइल की एग्जांपल देख लें तो कि इसमें एक और जो अहम पहलू है, अगर आप देखें कि इसराइल जो है उसने बाकी जो उसके पड़ोसी ममालिक हैं, बाकी अरब कंट्रीज हैं, उनको इसलिए भी दबा के रखा हुआ है क्योंकि इसराइल के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो कि उनका एक डॉक्ट्रिन है, डॉक्ट्रिन जिसे आप कहते हैं कि एम्बिग्विटी डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है कि इसराइल जो है बाकायदा तौर पर तस्लीम भी नहीं करता कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और इनकार भी नहीं करता, ये उनका एक डॉक्ट्रिन है। लेकिन हकीकत है कि उनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं और उसकी वजह से उसने जो बाकी खित्ते के ममालिक हैं, अरब ममालिक हैं, उनको एक दबा के रखा हुआ है। और इसलिए बाकी अरब ममालिक भी डरते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि इसराइल जो है वो हमारे खिलाफ कुछ बड़ी कार्रवाई करे, और जो बाकी अरब ममालिक हैं वो भी डरते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने से। तो ईरान इसलिए खटकता है उनको, ऑब्वियसली एक सस्पेशन है कि ईरान के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं। तो ये जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये एक क्लियरली एक डिटरेंस होता है। और आई थिंक अगर लार्जर गेम देखें तो इमीडिएटली तो आई थिंक इसराइल जो है बड़ा क्लेवरली प्ले करता है। उसको पता है कि खित्ते में ऑलरेडी उसके दुश्मन बहुत हैं, तो वो अननेसेसरली, अगर आप देखें इसराइल के जितने भी जो लीडर्स हैं, वैसे तो पाकिस्तान के हवाले से वो बात नहीं करते, लेकिन जब कभी करेंगे भी बात तो वो ऐसा तासुर देने की कोशिश नहीं करते कि आप बैन मुझे मार के अननेसेसरली पाकिस्तान को वो प्रोवोक करें। अगर आपको याद हो तो कुछ साल पहले आई थिंक एक फेक न्यूज़ शायद चली थी पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के हवाले से, इसराइल के एक वज़ीर दिफा थे, उनके साथ कोई बयान एट्रीब्यूट किया गया था, वो फेक खबर थी। उस पर हमारे जो वज़ीर दिफा थे ख्वाजा आसिफ, उन्होंने भी एक बयान जो है वो दाग दिया। बाद में इसराइल ने उसकी वजाहत की
कि नहीं ये एक झूठी खबर थी और हमारे जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम्स के हवाले से ऐसा कोई बयान नहीं दिया। तो उससे क्या रिफ्लेक्ट करता है कि इसराइल इस मौके के ऊपर नहीं चाहेगा कि ऑलरेडी अगर खित्ते के अंदर उसकी इतनी कॉन्फ्रंटेशन चल रही है बाकी ममालिक के साथ, ईरान के साथ भी, तो वो पाकिस्तान को अच्छा कमरान, मैं चाहूँगा थोड़े वक्त में आपसे ज़्यादा फ़ायदा उठाऊँ, मैं एक सवाल और आपसे इंटरजेक्ट करूँ, माफ़ी चाहता हूँ। एक तो ये कि वी हैव ऑलवेज बिहेव्ड लाइक अ रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट, और दूसरी बात ये कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र तो अमेरिका बहादुर खुद जो है बम बना के इसराइल को देता रहा, तो ये कौन सा जुर्म था? सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर इराक़ के पास एटम बम होता, शाम के पास होता, अफ़गानिस्तान के पास होता, और अगर 2010 में हमारे पास ना होता, जब हम पे इल्ज़ाम लगा था वो जो ताजमहल पे हमले हुए थे, तो मेरे ख्याल में हमारा भी वही हशर होता जो हशर इराक़ का हुआ है, शाम का हुआ है, यमन का हो रहा है, या आजकल गज़ा का हो रहा है। जी कामरान भाई। जी बिल्कुल, आई थिंक इसमें कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर ताकत होना ही ये सबसे बड़ी वजह थी कि जो अगर इवन के अगर भारत के साथ हाल ही में अगर आप देखें बालाकोट के बाद भी अगर कोई कॉन्फ्रंटेशन हुई भी तो उसके बाद भारत को बैकआउट करना पड़ा, या दोनों मुल्कों को ये बात अच्छी तरह से पता है कि अगर एस्केलेशन एक लेवल से आगे जाएगी तो फिर खतरा न्यूक्लियर जंग का हो सकता है। तो ये जो न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं बिल्कुल एक डिटेरेंस होती है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि इराक में दो के अमेरिका ने वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन के नाम के ऊपर वहां पर चढ़ाई की, लेकिन हकीकत ये है कि अब सब अग्री करते हैं कि अगर उस वक्त के जो इराकी सदर और डिक्टेटर सद्दाम हुसैन उनके पास वाकई वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन होते तो अमेरिका कभी भी इराक के ऊपर चढ़ाई ना करता, और ना ही शाम के ऊपर, और लीबिया की भी आपने एग्जांपल दी। तो इसलिए आई थिंक जिस खित्ते में हम रहते हैं या जिस तरह की पॉलिटिक्स हमारे यहाँ प्ले होती है तो उसमें मजबूरी है। हालांकि ये कोई आइडियल सिचुएशन नहीं है कि आप ऐसे जौहरी हथियार रखें जिससे पूरी नस्ल की नस्ल तबाह हो जाए। हिरोशिमा नागासाकी के जो दर्दनाक वाकयात और जो ट्रेजेडी है हमारे सामने है, लेकिन फिर मजबूरन अगर आपका जो एडवर्सरी है उसकी इंटेंशन अगर ये हो कि वो आपका फायदा उठा सकता है और उसके पास वो मौलिक हथियार और आपके पास ना हो, तो फिर आप खामोशी से तो नहीं बैठ सकते। तो इसलिए आई थिंक इन दैट सेंस जो ये न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं इट एक्ट्स एज अ रियल डिटेरेंस, और यही वजह है कि शायद जो एग्जांपल आपने दी कि अगर बाकी जो मुस्लिम ममालिक थे वो बिल्कुल उनमें सिविल वॉर शुरू हो गई, बिल्कुल वहां पर इन्वेजन हो गई, तो पाकिस्तान का केस इसलिए डिफरेंट है कि ये दुनिया के लिए और खासकर के मगरब के लिए, इसराइल के लिए एक मुअम्मा है कि वो कैसे एक न्यूक्लियर पाकिस्तान से डील करें। अच्छा, ये फिर बात तो ये हुई ना कमरान यूसुफ साहब कि ये जो सिक्योरिटी एनवायरनमेंट क्रिएट की है बड़ी ताकतों ने, उसमें लाइसेंस, हालांकि आप हम तमाम हमारी सिविल सोसाइटी तमाम जो लोग हैं, हम इन तमाम लीथल वेपन्स या जिसे हम न्यूक्लियर स्क्रैप कहते हैं और बड़ा डेंजरस स्क्रैप कहते हैं, इसे सैयारे पे किसी के पास नहीं होना चाहिए। मगर मैं अगर जो समझाऊँ ये कंडीशन जो हमें वेस्ट ने और ये जो साम्राज्यी ताकतें हैं इन्होंने इम्पोज कर दी हैं कि हम अपने लिए ईरान भी ढूंढे, बाकी लोग भी ढूंढे, हालांकि ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इट इज़ द ओनली लाइसेंस टू सिक्योरिटी ऑन दिस प्लैनेट। कामरान साहब देखिए, ये जो मगरब है, ये जो बड़ी ताकतें हैं, ये एक्सक्लूसिव राइट्स चाहती हैं। वो कहती हैं कि हमारे पास तो ये मौलिक हथियार या जौहरी हथियार हों, लेकिन किसी और मुल्क के पास ना हो। अगर कोई मुल्क जो है मुस्लिम मुल्क हो तो वो तो और भी उनको खटकता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स हैं। अगर आप उसकी एग्जांपल मैं रिसेंटली अगर आपको देखें तो जो हाल ही में अमेरिका ने 4 जो कंपनीज, जिसमें 3 चाइनीज कंपनीज हैं, उनके ऊपर पाबंदी आयद की है कि वो पाकिस्तान को जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है उसमें वो असिस्ट कर रहे थे। और बकौल अमेरिका के ये उनकी एक पॉलिसी है कि दुनिया में बड़े पैमाने पर जो तबाही फैलाने वाले हथियार हैं उसके अदम फैलाव की एक कोशिश है। लेकिन दूसरी तरफ वही अमेरिका है जो इसराइल को $3 बिलियन की सालाना मिलिट्री इमदाद देता है। $26 बिलियन की अभी कांग्रेस ने फ्रेश जो है इमदाद उनको दी है। अक्टूबर से लेकर अब तक इसराइल को अमेरिका ने $74 बिलियन की मिलिट्री असिस्टेंस दी है गाज़ा में जो जेनोसाइड हो रहा है। तो अगर तो अमेरिका अपने आप को समझता है कि वाकई वो दुनिया में जो बड़े हथियार हैं, बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियार हैं, उसकी अदम फैलाव की बात करता है, तो फिर तो अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए ना। फिर आप इसराइल को भी हथियार ना दें, फिर यूक्रेन को भी ना दें, फिर भारत को भी ना दें। तो ये जो सिलेक्टिव अप्रोच है
इसीलिए तो आई थिंक पाकिस्तान हो, ईरान हो, बाकी जो ममालिक हो, माय लास्ट क्वेश्चन कामरान भाई, माय लास्ट क्वेश्चन आपसे, अब माय लास्ट क्वेश्चन, जब ये धमाके हो रहे थे तो मैं उस वक्त भी जर्नलिज्म में था, तो पैसिफिस्ट जितने भी थे वो जो कह रहे थे ना करें ना करें ना करें, अमेरिका इंडिया अपने धमाके कर चुका था, तो डू यू थिंक कि जो पैसिफिस्ट थे वो दे वर ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिस्ट्री एंड वी वुड हैव बीन अ लॉट वल्नरेबल हैड वी नॉट एक्सप्लोडेड द बॉम्ब्स? कामरान साहब, आई थिंक ये एक डिबेटेबल पॉइंट है, क्योंकि पाकिस्तान के पास, जब भारत ने ऑब्वियसली 70s में भी पहली दफा उन्होंने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किए थे, और पाकिस्तान 98 में जब उन्होंने किए तो पाकिस्तान के पास एक मौका था। अदरवाइज डिबेट जो पैसिफिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के पास तो न्यूक्लियर सलाहियत मौजूद थी इवन 80s 90s में, फर्क ये था कि आप क्या हमें उसके जवाब में टेस्टिंग करनी चाहिए या टेस्टिंग ना करके हम एक हाई मॉरल ग्राउंड ले लें, इसके ऊपर डिबेट। अगर आप टेस्ट ना भी करते तो स्टिल ऐसा तो नहीं था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं है, तो ये उसके ऊपर डिबेट है। बट आई थिंक जो इम्पोर्टेंट चीज़ है एट द एंड ऑफ द डे, आई थिंक इट वाज नेसेसरी। वो मौका शायद आपको दोबारा कभी ना मिलता, वो एक बड़ी शॉर्ट विंडो थी पाकिस्तान के पास कि पाकिस्तान भारत ने किए हैं तो हम भी कर लें। तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट वाज द राइट डिसीजन, और इवेंचुअली आपने देखा कि फिर रिकंसाइल भी कर लिया। कामरान यूसुफ साहब, ऑलवेज अ ग्रेट प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो फॉर एनलाइटनिंग अस। तो नाजरीन, ये पुरानी बात है, तब ये बड़ी बात बहस चल रही थी हम करें या ना करें, मगर आज हम ये तमाम सिक्योरिटी इन्वायरमेंट जो है ये वेस्ट की तरफ से इम्पोज्ड है, एंड दैट हैज़ अनफॉर्चुनेटली हैव बिकम ओनली लाइसेंस टू सिक्योरिटी, विच इज़ आई थिंक नॉट अ वेरी आइडियल और गुड सिचुएशन। ये था हमारा आज का शो, कल फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।